Hi friends, so welcome again to our series Technical Gyan for Underwriters. In previous lecture we discussed about elementary idea of PML, probable maximum loss. तो मेरे को लगा कि we can discuss the methodology used to calculate the PML. Although it is a specialized work of experienced risk engineers, लेकिन हम इस लेक्चर में आपको एक फेयर आइडिया दे देंगे बहुत ही आसान तरीके से कि विदाउट एनी टेक्निकल जार्गन्स कि पीएमएल कैलकुलेट कैसे होता है एज़ पर टीएसी गाइडलाइंस. सो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि पीएमएल इज़ बेसिकली फायर और एक्सप्लोजन से रिलेटेड रहता है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएमएल पर्टेनिंग ओनली टू फायर डैमेजेस, फायर, स्मोक एंड वाटर डैमेजेस. ठीक है, सबकी एक अलग गाइडलाइन है टीएसी के द्वारा जो बनाई गई है. फायर के लिए अलग है, देन योर एक्सप्लोजन्स के लिए अलग है. ठीक है, हाई प्रेशर जो रप्चर रहता है उसके लिए अलग है. ठीक है, सो वी आर फॉलोइंग दिस टीएसी गाइडलाइंस फॉर फायर, स्मोक एंड वाटर डैमेज. ठीक है, तो एक सिनारियो बनाते हैं. तो ये बहुत आसान भाषा में, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल जार्गन्स, बहुत ही आसान तरीके से आपको पीएमएल जो है समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है. एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम श्योर कि नॉन इंजीनियर्स जो हैं वो अपने आप को इंजीनियर बोलना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो एक केस लेते हैं. लेट अस टेक इंडस्ट्री, कोई भी एक कंसर्न ले लिया. लेट्स से दिस इज जिंक फैक्ट्री. ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज सुपीरियर कंस्ट्रक्शन. ओके, एंड ऑल्सो दिस इज लाइट हैज़ार्ड. देखो ये एग्जैक्टली ये नहीं भी हो सकती हैं. ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि चीज़ें होती कैसे हैं हमें अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, हम एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर रहे. दैट इज़ वाई दिस कैन बी ऑर्डिनरी हैज़ार्ड आल्सो. ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ ये होता क्या है. ठीक है, लेट्स से ये एक जिंक फैक्ट्री है. इसमें एक ये प्रोडक्शन ब्लॉक है, एक ये स्विच यार्ड है. ठीक है, स्विच यार्ड, ये प्रोडक्शन ब्लॉक, और कुछ और यूटिलिटीज़ हैं, कुछ एरियाज़ हैं, स्टोरेज एरियाज़ हैं. ठीक है, तो ये सम इंश्योर्ड इनकी एक्यूमुलेशन इतना, इसमें 50 करोड़ है. दिस इज़ 50 करोड़, दिस इज़ 100 करोड़. ठीक है, ये इसकी एक एक्सटेंशन है, इसमें 50 करोड़ का सामान रखा है. ठीक है, अब इसमें जो है आपका, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है इज़ 100 करोड़, मशीनरी इज़ 700 करोड़. then stock is let's say 100 करोड़. ओके, ठीक है, तो देखिए जब आपको पीएमएल कैलकुलेट करना होता है यू नीड ए लेआउट ऑफ द प्लांट. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज यू नीड ब्लॉक वाइज सम इंश्योर्ड ऑफ द प्लांट. ओके, ये कहाँ से मिलेगा? व्हेन यू गो फॉर द रिस्क इंस्पेक्शन यू आस्क इट एंड इंश्योर्ड विल प्रोवाइड इट. ओके, तो अब हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वी नीड टू डिफाइन द सिंगल रिस्क, दैट इज़ द रिस्क विच इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग टू एनी अदर ब्लॉक. वी नीड टू डिफाइन इट. ठीक है, उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? टीएसी ने गाइडलाइंस बनाई हैं. ठीक है, कि सिंगल रिस्क क्या हो सकता है. देखिए, दिस इज़ ऑक्यूपेंसी, दिस इज़ क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ सुपीरियर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. ओके, सो इफ़ इट इज़ अ लाइट हैज़ार्ड रिस्क, ये जो हैज़ार्ड कैटेगरी है, लाइट, ऑर्डिनरी, हाई, बेसिकली एक फायर प्रोटेक्शन मैनुअल रहता है, उसमें ये सारी कैटेगरीज है. तो अभी आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दिस कैटेगरीज. ठीक है, आपको सिर्फ मेथोडोलॉजी सीखनी है. ठीक है, तो लाइट हैज़ार्ड है, सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है, तो दो रिस्क जो है विच आर सेपरेटेड बाय 5 मीटर, दे कैन बी ट्रीटेड एज सेपरेट रिस्क. अगर कैटेगरी 1 है तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 7 मीटर. कैटेगरी 2 का 10 मीटर हो जाएगा. यानी कि ये कैटेगरी जैसे जैसे इन्फीरियर होती जाती है, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस की वो बढ़ती जाती है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर भाई ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इफ़ इट इज़, देखो 5 मीटर से ज़्यादा है, इट इज़ 6 मीटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सेपरेट हैं. इफ़ इट इज़ 3 मीटर तो ये दोनों सेपरेट नहीं है, तो हम इसकी भी वैल्यू लेंगे, इसको भी वैल्यू लेंगे, हम इसको कम्युनिकेटिंग रिस्क मानेंगे और ये पूरा कंबाइन होकर सिंगल रिस्क माना जाएगा. ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हमें बताती है कि सिंगल रिस्क को डिफ़ाइन आपने कैसे करना है. यानी कि एनी 2 ब्लॉक्स आपको, आप कैसे मानोगे? दे आर नॉन कम्युनिकेटिंग. ठीक है,
तो देखिए ये प्रोडक्शन ब्लॉक है, अपेरेंटली इसमें जो वैल्यू एक्यूमुलेशन मेरी ज़्यादा होगी, बट मेरे को ये अंडरस्टैंड करना है वेदर इट इज़ कम्युनिकेटिंग टू एनी अदर रिस्क, ठीक है, एनी अदर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये दोनों का डिस्टेंस लेट से 25 मीटर है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस लेट से 15 मीटर है, ठीक है, इन दोनों का जो है डिस्टेंस से 20 मीटर है, इन दोनों का डिस्टेंस ये 30 मीटर है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है लेट से 15 मीटर है, ठीक है, ओके। अब देखिए बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइन 5 मीटर से जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा आई कैन ट्रीट टू ब्लॉक्स एज सेपरेट, ठीक है। देखिए डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपकी वायरिंग है, ठीक है, वो अगर कम्युनिकेट कर रही है, या आपका कोई डक्ट है वो कम्युनिकेट कर रही है, तो वो कम्युनिकेटिंग रिस्क हो जाएगा। तब आपको दो ब्लॉक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ऑल्दो दिस डिस्टेंस इज 25 मीटर, बट ये एक डक्ट है, एयर डक्ट है या कुछ भी है, एसी की डक्ट है, ठीक है, ये दोनों के बीच में लगी हुई है, तो नाउ दिस इज़ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब इसको सेपरेट नहीं मान सकते, ऑल्दो द डिस्टेंस इज मोर देन द स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे करके वो कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग रिस्क जो है ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि वी नीड टू डिफाइन द ब्लॉक which is having maximum sum insured and which is not communicating to any other block, ठीक है। If it is communicating then that block also has to be considered for the purpose of PML, ठीक है। अब ये हमने देख लिया सिनेरियो, ठीक है। ये जो है 25 मीटर है, तो कोई भी डिस्टेंस जो है वो इससे कम नहीं है 5 मीटर से, ठीक है। इट मीन्स ऑल दीज ब्लॉक्स आर सेपरेट, ठीक है। अब देखिए दूसरी क्या चीज़ है कि ये डैमेज रेंज है, ठीक है। फॉर बिल्डिंग इफ़ इट इज़ सुपीरियर कंस्ट्रक्शन विच आई हैव एज्यूम्ड दिस इज़ सुपीरियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो बिल्डिंग की रेंज क्या होगी 5 to 25%। मशीनरी अगर हैवी है 10 to 40%। मशीनरी अगर प्रिसीजन है तो नेचुरली वो सेंसिटिव होगी, तो उसके डैमेज ज़्यादा होगा 25 to 80%। स्टॉक्स के लिए 40 to 100%, ठीक है, लॉजिकल है, क्योंकि स्टॉक जो है वो जल्दी डैमेज होता है। स्टॉक का आपका ये स्टोरेज पाइल्स का जो डिस्टेंस है, ये अगर दो स्टोरेज पाइल्स हैं उनके बीच में अगर डिस्टेंस मोर देन 50 मीटर है, ठीक है, तो देन ओनली दे कैन बी ट्रीटेड एज सेपरेट। अगर ये 45 है, ठीक है, तो ये दोनों को आपको एक ही रिस्क मानना पड़ेगा, यानी कि दोनों की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेटिंग PML, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेंज ऑफ डैमेज जो है, देखो बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ 20% की रेंज है, यहाँ 30 की है, ठीक है। अब ये किस रेंज में होगा, यही खेल है जो है रिस्क इंजीनियर को करना है, ठीक है। यही फ़र्क होता है एक अच्छे और एक्सपीरियंस रिस्क इंजीनियर का और एक नवाइस जो नया रिस्क इंजीनियर नौसिखिया, ठीक है, दोनों में यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस यू विल एसर्टेन कि कितना इसका डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्डिंग, ये मशीन, ये तो मैंने अब ये डिसाइड कर लिया, मेरा जो सिंगल रिस्क क्या था, सिंगल रिस्क विद मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज़ प्रोडक्शन ब्लॉक, ठीक है, PB, ठीक है। सम इंश्योर्ड इसमें कितना है, ये बिल्डिंग ये सम इंश्योर्ड है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज डैमेज, ठीक है। तो बिल्डिंग का सम इंश्योर्ड है मेरा 100, मशीनरी का सम इंश्योर्ड है मेरा 700, स्टॉक का सम इंश्योर्ड है मेरा 100, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से लेट से मैं कहता हूँ कि इसका जो डैमेज है इट कैन नॉट बी मोर देन 20%, फॉर दिस इट कैन नॉट बी मोर देन 30%, फॉर दिस इट कैन नॉट बी मोर देन 50%। लेकिन ये स्टॉक का 150 होगा, क्योंकि यहाँ 100 है और ये जो है ये कम्युनिकेटिंग है, ठीक है, तो 150 होगा आपका यहाँ, दिस विल बी 150 करोड़, ठीक है।
20% ऑफ बिल्डिंग सम इंश्योर्ड एट दैट ब्लॉक, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 करोड़। 30% ऑफ 700 करोड़ 210 करोड़। 50% ऑफ दिस इज 75 करोड़, ठीक है। ओके, अब कितना हो जाएगा ये? पचानवे 305 करोड़ हो गया ना, ठीक है। 305 करोड़। अब ये जो 305 करोड़ है, ठीक है, ये कौन सा है, कहाँ का है? ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक का है। अगर मैं पूरे सम इंश्योर्ड से इसको कंपेयर करूँगा तो मेरे को क्या दिखेगा? टोटल सम इंश्योर्ड मेरा कितना हो जाएगा? ये कितना है? 100, 700, ये 950, 950 तो प्रोडक्शन ब्लॉक का है, 100 करोड़ इसका है, 1 2 3 प्लस 150 करोड़ इसका है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1000, 1100, 1200 करोड़ आपका टोटल सम इंश्योर्ड है, ठीक है। टोटल डैमेज कितना हो सकता है? 305 करोड़, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है, क्या होगी? 305/1200 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका करीब करीब हो जाएगा 25%, एंड दिस इज़ योर PML, ठीक है, समझ गए? तो जब मैं ये बोलता हूँ कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट द PML इज़ 25%, इट डजंट मीन दैट इट इज़ 25% ऑफ, मतलब कि इट डजंट मीन कि ये जो इसकी बिल्डिंग मशीनरी और स्टॉक का जो है वो सबका मिला के जो है, मतलब सबका जो इंडिविजुअली 25% होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये 25% ये क्या है कि आउट ऑफ द टोटल सम इंश्योर्ड इतनी वैल्यू जो है ये स्टेक पे है। इट डजंट मीन कि ये 25% मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो आपका ब्लॉक है उसकी वैल्यू है, ठीक है, समझ गए? तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा टिकलिश तो था नहीं, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि एक्चुअली जब आपको वहाँ करना होता है तो आपको लेआउट नहीं मिलता है, ब्लॉक वाइज सम इंश्योर्ड नहीं मिलता है, डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करोगे इन सारी चीज़ों की एब्सेंस से, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़, ये जो रेंज है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेसिकली वहाँ फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स क्या हैं, ठीक है, FES कितने लगे हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अच्छा है नहीं है। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जो इस रेंज को डिसाइड करते हैं, और एक्सपीरियंस इंजीनियर जो है वो सब आपकी रिस्क इंस्पेक्शन करके वो सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में रख के देन ही कम आउट विद दिस फिगर, दिस रेंज, ठीक है। तो होप कि ये PML कैलकुलेट करना अभी आपको आ गया होगा। तो आगे से ये मत बोलना कि हम तो नॉन इंजीनियर हैं, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स इंजीनियर बन गए होंगे अभी, ठीक है। थैंक यू। तो ऐसी ही चीज़ें कुछ और डिस्कस करते रहेंगे, आपके ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।